कुछ ऐसा ही नजारा था जापान के हिरोशिमा शहर का, जब 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर गिरा था। और ठीक 3 दिन बाद ऐसा ही एक और बॉम्ब 9 अगस्त को जापान के एक और शहर नागासाकी पर भी गिरा गया। पर क्या इसकी सही में जरूरत थी या फिर ये मूव बस यूएसए की डोमिनेंस को बनाने के लिए था? तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन की पूरी कहानी जानेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया के पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट की कहानी शुरू हुई 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी हार के बाद हिटलर को इस बार जीत का बुखार चढ़ा हुआ था और इस बार उसे एक ऐसा वेपन चाहिए था जिससे वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हिटलर अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और इसीलिए उसने हिजेनबर्ग जैसे जर्मनी के बेस्ट साइंटिस्ट को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ऑर्डर्स दिए। ये बात काफी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, पर साल 1942 तक ये साइंटिस्ट के सर्कल के थ्रू यूएसए में बैठे द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन तक भी पहुंच गई। और आइंस्टाइन खुद हिटलर के किए गए वायलेंसेस की वजह से जर्मनी छोड़कर यूएसए आए थे और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर हिटलर के हाथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया तो वो यूएसए पे भी अटैक कर सकता है। अब तक यूएसए भी वर्ल्ड वॉर 2 में उतर चुका था, इसीलिए आइंस्टाइन ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर हिटलर के इंटेंशंस के बारे में वार्न किया। अब आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंटिस्ट के लेटर को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने जर्मनी से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत हुई द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। यूएस गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा सीक्रेटली कंडक्ट करना चाहती थी और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे सभी साइंटिस्ट और उनकी फैमिली के लिए मैक्सिको के एक बैरन लैंड में प्रॉपर शहर बनाया गया जिसे लॉस एलमोस का नाम दिया गया। और सभी फैमिलीज को प्रोजेक्ट खत्म होने तक वहीं रहना था और साथ ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सभी लोगों के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट नजर रखी जाती थी। ओपेनहाइमर की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिनका नाम था जेन टेटलॉक और बताया जाता है कि उनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन थे और एफबीआई को शक था कि ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जेन के साथ शेयर करते थे और इसीलिए एफबीआई ने एक होटल के कमरे में जेन का मर्डर कर दिया और एक अनसाइंड लेटर के जरिए इसे एक बहुत ही अलग तरीके से पेश किया गया। यूएस गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उन्हें किसी भी तरह जर्मन से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था। पर इसी बीच प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई साइंटिस्ट इस बॉम्ब को लेकर काफी कंसर्न भी थे क्योंकि किसी को भी इस बॉम्ब के एग्जैक्ट रिएक्शंस के बारे में पता ही नहीं था। साइंटिस्ट को डर था कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से एटमॉस्फेयर में कोई चेन रिएक्शन ना इनिशिएट हो जाए। कुछ को लगता था कि अमेरिकन को ये बॉम्ब यूज करके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर देना चाहिए और यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने की वजह से फ्यूचर में कोई लड़ाई ही नहीं होगी। इन शॉर्ट यूएस को अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करनी थी। उन्हें लगता था कि अमेरिकन साइंटिस्ट के अलावा कोई और कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं पाएगा और वहीं कुछ को लगता था कि अमेरिका के बाद सभी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस में लग जाएंगे और फिर हर वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हमेशा बना रहेगा, जो शायद सच भी हुआ। इसी सब के बीच आता है साल 1945। पर अब जर्मनी यूएस के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की डेथ के बाद उसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था और अब यूएस के निशाने पर था जापान। पर आपको बता दें कि जापान ऑलरेडी काफी वीक पोजीशन पर था, पर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट इस बॉम्ब को यूज करके जियोपॉलिटिक्स में यूएस की डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ओपेनहाइमर को जल्द से जल्द दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने को कहा। और 16 जुलाई 1945 को ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने लॉस एलमोस में इस टेस्ट को करने का फैसला किया जिसे नाम दिया गया ट्रिनिटी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. टेस्ट ब्लास्ट 5:30 बजे किया गया और ब्लास्ट होते ही एक 12 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड आसमान में दिखाई दिया और इस ब्लास्ट की वाइब्रेशन 160 किलोमीटर दूर तक गई थी और ये सब ओपेनहाइमर और उनकी टीम की एक्सपेक्टेशन से 5 गुना ज्यादा था। ट्रिनिटी ब्लास्ट सक्सेसफुल हो चुका था और यूएस ने लगभग $2 बिलियन खर्च करके फाइनली दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था। टेस्ट के बाद से ही ओपेनहाइमर और उनकी टीम को बॉम्बिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं किया गया क्योंकि वो लोग बॉम्ब को यूज करने के बजाय इससे जापान को डरा कर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करना चाहते थे। इसके बाद फैसला किया गया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 ब्लास्ट किए जाएंगे और इन बॉम्ब्स का नाम होने वाला था लिटिल बॉय और फैट मैन। पर नागासाकी का नाम लिस्ट में कभी था ही नहीं, उसकी जगह कोएटो का नाम दिया गया था। पर यूएस सेक्रेटरी ने कोएटो का नाम लिस्ट से ये कहकर हटा दिया था कि वो अपने हनीमून पर कोएटो गए थे और वहाँ बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है और अगर उन्होंने वहाँ ब्लास्ट किया तो यूएस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। और इसी के बाद तय किया गया कि 6 अगस्त को पहला ब्लास्ट हिरोशिमा में होगा और 6 अगस्त 1945 को पॉल तिब्बत नाम के एक पायलट ने बोइंग 29
लाइन से 1750 फीट की हाइट से लिटिल बॉय को हिरोशिमा में ड्रॉप कर दिया और बॉम्ब गिरने के कुछ सेकंड बाद ही जब पॉल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आसमान में 12 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड दिखाई दिया। उधर हिरोशिमा के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या, और कुछ को तो सोचने का मौका भी नहीं मिला। 12 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह तबाह हो चुका था। लगभग 80,000 लोग मर चुके थे और 70,000 के करीब लोग इंजर्ड थे। फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नाम का एक बॉम्ब नागासाकी के ऊपर भी गिरा, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग मरे थे और लगभग 60,000 लोग इंजर्ड थे। ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक था। जापानीज लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर ब्लास्ट था। 1945 में मीडिया कम्युनिकेशंस कम होने की वजह से ये न्यूज बहुत धीरे लोगों तक पहुंची। अमेरिकन तो बहुत खुश थे, पर ओपनहाइमर इस ब्लास्ट को लेकर अंदर ही अंदर काफी परेशान थे, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था कि जापान में लोगों के साथ हुआ क्या होगा और इस ब्लास्ट का असर आने वाली कई जनरेशंस तक रहने वाला था। उन्हें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएट तो किया गया, पर ओपनहाइमर ने टाइम टू टाइम न्यूक्लियर ब्लास्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया। यूएस को लगता था कि कोई कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं पाएगा, और सिर्फ 4 साल बाद 29 अगस्त 1949 को रशिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया। और यूएस को तब भी लगता था कि शायद ओपनहाइमर ने ही रशिया को इस बॉम्ब को बनाने में हेल्प करी होगी, और इसीलिए उन पर एक इंक्वायरी बिठा दी गई। पर साल बाद साल अलग अलग देश सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर टेस्ट करते गए और सभी न्यूक्लियर पावर्स बनते गए। उधर यूएस ने कॉन्टिन्यूअस सर्वेलेंस और सैंक्शंस लगाकर सभी को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर यूएस का एक लौता न्यूक्लियर पावर होना किसी को पसंद नहीं था। वैसे देखा जाए तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कुछ प्रॉन्स भी हैं और कुछ कॉन्स भी। इन ब्लास्ट के बाद कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन फिर से नहीं बनी। कंट्रीज न्यूक्लियर पावर होल्डर्स को इन्वेड करने से पहले कई बार सोचती है, और वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर फिर से वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया गया तो शायद दुनिया इंसानों की रहने लायक ही ना बचे। अब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो शायद अपने ऊपर आती प्रॉब्लम्स को देखकर न्यूक्लियर वॉर इनिशिएट भी कर सकते हैं, और पहले भी दोनों देश के मिनिस्टर्स अपने एनिमीज को कई बार धमकी दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि यूएसए का न्यूक्लियर बम यूज करने का फैसला या उसे इन्वेंट करने का फैसला ठीक था, या यूएस को आइंस्टाइन की उस लेटर के बाद हिटलर से पीसफुल मीटिंग्स करके उसे भी न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना चाहिए था? Tell us your opinion in the comment section, and please do like this video and share this. Subscribe to our channel for more such videos, and please check out our previous video. Thank you.